वापस आपका स्वागत है बालाजी के डिजिटल क्लासेस प्लेटफॉर्म। तो शुरुआत करते हैं अपन वापस। तो आपकी चले नहीं बस नेक्स्ट फसल जो आपको पढ़ाई जाएगी उसका नाम है मसूर। थोड़ा मसूर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो मसूर और मटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस दोनों समान होती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश नाम भी याद कर लिया करो रे भाई। लेंटिल। बच्चे पूछेंगे जब तुम्हारे बड़े हो जाओगे तो फिर क्या बताओगे? हैं? ये इनके इंग्लिश नाम भी कभी कभी फायदा बता देते हैं। क्या नाम है? लेंटिल। वानस्पतिक नाम तो आपको याद करना ही है, तो छोड़ना ही नहीं है। क्या नाम है? लेंस एस्कुलेंटम। वानस्पतिक नाम क्या है? लेंस। और इसका वानस्पतिक नाम जेट में कई बार पूछा गया है। एस्कुलेंटम के परिवार या कुल का नाम तो सब जानते ही हैं। दाल वाली फसलें हैं, लेग्यूमिनेसी में आती हैं, एबीसी में आती हैं, या उपकुल पेपिलियनेसी में आती हैं। उत्पत्ति की बात करें तो मसूर को भारत में ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। हाँ, माना जाता है भारत में। और विश्व की सबसे प्राचीन दलहन वाली फसल मानी जाती है। कौन सी? मसूर। उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है इसका? उत्पत्ति स्थान किसने दिए थे? बेबीलोन ने। कंडोल एवं बेबीलोन ने इसका उत्पत्ति स्थानों को जाता। सेंटर 16 सेंटर में कहाँ पर आएगा? भारत। अगर इसमें गुणसूत्रों की बात की जाए तो मैंने कल भी बताया था कि रवि के जो दलहन हैं उनमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 14 गुणसूत्र, केवल काबुली चने को छोड़कर। अंकुरण अगर बात करें तो रवि की दलहनों में अंकुरण किस प्रकार का होता है? अधोभूमिक। किसको छोड़कर? अरे राती राजमा को छोड़कर बाकी सब में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अरहर में अधोभूमिक ही होता है, वो खरीफ की फसल है और जो आपके सिलेबस में। ठीक है, परागण की बात करें तो इसमें स्वपरागण होता है। कौन सा? स्वपरागण। त्रिपादप है। कौन सा? और कौन सा रबी के मौसम में उगाया जाता है? तो लॉन्ग डे प्लांट भी कहलाता है। लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, सभी दलहन के फसलों के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? रेसिमो। पुष्प क्रम क्या कहलाएगा? ये विश्व की सबसे प्राचीन फसल दलहन फसल कहलाती है। सबसे प्राचीन दलहन क्षेत्रफल उत्पादन की बात की जाए तो मसूर का जो क्षेत्रफल उत्पादन सर्वाधिक रूप से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगर राजस्थान की बात करें तो इसके क्षेत्रफल व उत्पादन में भरतपुर का प्रथम स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है? भरतपुर का। और विश्व में भारत का ही प्रथम स्थान है।
ठीक है का। और दलहन उत्पादन में भारत ही प्रथम स्थान पर। बात करते हैं अपन भारत में क्षेत्र व उत्पादन का। पर है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की बात की जाती है। राजस्थान में का क्षेत्रफल भरतपुर जिले का उत्पादन भरतपुर जिले उत्पादित का है। प्राचीन फसल है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन भारत में और राजस्थान में कहाँ पर है। भारत में तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भरतपुर। फिर इसकी महत्व की बात करें अपन तो इसमें जो पोषक वैल्यू होती है, महत्व एवं उपयोगिता, इसको दाल के रूप में उपयोग किया जाता है और हरी खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। जिसकी पोषक वैल्यू या जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा CHO कितना होता है 60.8%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 8.8%। जिसमें प्रोटीन की मात्रा 25% होती है। कितनी होती है 25। मूंग मटर मसूर ऐसे याद कर ले, में से मतलब 25। ठीक है, तीनों में 25 रहेगा, इसमें भी 25। अगर वसा की बात करें तो दलहनों में वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है 1.8%। 1.5 या 2 के आसपास, 1.5 या 2 के बीच में सभी दलहनों में वसा की मात्रा पाई जाती है। बाकी बात करते हैं इसकी प्रमुख किस्मों की। सबसे पहले बीज दर बता देता हूँ। बीज दर कितनी लेते हैं की बीज दर 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसको कितनी डिस्टेंस पर लगाया जाता है 20 × 10। बीज की गहराई कितनी, जिसका बीज छोटा होता है तो इसको 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में पाया जाता है। कितनी गहराई रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर। बुवाई का समय क्या रखा जाता है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि रबी की प्रमुख फसल है। कौन सी है रबी सीजन की प्रमुख फसल है, रबी की फसल है जिसकी बुवाई कब करते हैं अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। बुवाई कब करते हैं अक्टूबर से नवंबर में। अब इसकी प्रमुख किस्मों की बात कर लें अपन, इसमें कौन कौन सी प्रमुख किस्म
एल 200 है, पंत एल 209, पंत एल 200 पंत एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब क्या होता है? हैं? एल का मतलब क्या होता है? लेंथ एल। अभी मैंने क्या लिखवाया था, इंग्लिश में भी इनका नाम याद कर लिया करो कि इस कुछ ना कुछ सीख तो देती है। और पंत एल 406, पंत एल 629, एल 600। ये सभी कहाँ से निकाली गई हैं? पंतनगर से। कहाँ से? पंतनगर। ठीक है। मूंग है, उड़द है, और क्या नाम है मटर है, मसूर है, सॉरी मटर की नहीं, मसूर की। क्योंकि कुछ किस्में हैं जो पंतनगर से निकाली गई हैं। और कहाँ से निकाली जाती हैं? ज़्यादातर दलहन की फसलों की किस्में पंतनगर हो गया और कानपुर हो गया से को निकाला जाता है। फिर टाइप 36 नेक्स्ट जो है, टाइप 36, पूसा 4, पूसा 6, ये सब किसकी उन्नतशील किस्में? पूसा और पूसा 6 सिबलिक, बीपीएल को प्रिया बोला जाता है। याद हो जाएंगी इतनी सारी किस्में हैं? मल्लिका, मल्लिका, मल्लिका नहीं, मल्लिका। इसका नाम है K75। मल्लिका का क्या नाम है? K75। मल्लिका के बाद दूसरी आ जाती है सपना, सपना के बाद गरिमा, और फिर उसके बाद सब लोग आईपीएल खेलते हैं मिलके, 81। ठीक है, ये सारी किस्में सील। बाकी का जो प्रैक्टिसेज होती हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज मटर की दाल वाली फसलों में अपनाई जाती हैं, कोई कल्टीवेशन अपनाई जाती है। मसूर में दोनों कौन सी सीजन की फसल है? रबी सीजन। ठीक है। इन दोनों की जो बाकी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें बाकी रह गई अब? जैसे जलवायु, जलवायु में देखो 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कोई सी भी फसल हो, उसका सीजन कौन सा है? रबी का है, खरीफ का है। ठीक है। फिर उसमें आपको जलवायु में याद रखना है शीत है, और लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल है, जो भी है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है दलहन फसल है तो अंकुरण किस प्रकार का होता है। अगर किसी फसल में विशेष प्रकार के तापमान की अंकुरण के समय आवश्यकता होती है तो वो याद कर लेना। तो ये 4-5 चीज़ें आपको जलवायु में याद रखनी है। मृदा की बात करें तो मृदा का कोई विशेष विषय नहीं है, क्योंकि दलहन फसलों को सभी प्रकार की मृदाओं में अपन उगा सकते हैं। दोमट मृदा होती है वो सबके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। तो मृदा का ज़्यादा विशेष आप पे नहीं आता है। फिर और बात करते हैं खाद और उर्वरकों की। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, खाद व उर्वरक। ठीक है। फिर कौन सा है? सिंचाई। दलहन फसलों के लिए देखो, जैसे खरीफ की फसल है तो उनको वर्षा पर आधारित या वर्षा की मात्रा के आधार पर उगाया जाता है। लेकिन जहाँ पर वर्षा नहीं होती तो भी 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, या किसी में 3 सिंचाई की। इसी प्रकार रबी फसलों में भी 2 या 3 सिंचाई की बीज उत्पादन हेतु आवश्यकता
पड़ती है। मटर का कल अपना क्वेश्चन था, मैं जैसे गार्डन पी है, आप बोल रहे थे कि बार बार सिंचाई क्यों करते हैं, तो बार बार सिंचाई अपन बीज उत्पादन करते हैं, उसके लिए बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। बीज उत्पादन के लिए तो केवल 2 या 3 ही सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, और बीज उत्पादन किया जाता है फील्ड पी का फील्ड पी का। गार्डन पी को सब्जी के रूप में उपयोग करने के कारण तुड़ाई के बाद सिंचाई करते हैं, या कोई रेतीली मृदा है उसमें मटर को लगाया जाता है, तो उसमें भी 7 से 10 दिन के बीच में हल्की सिंचाई करनी पड़ती है, ताकि उसका रसीलापन बना रहता है। ठीक है, और क्या रह गया, कीट एवं रोग। तो ये खरपतवार, बाकी खरपतवार भी इसमें लगभग समान लगते हैं, क्योंकि ये भी रबी सीजन की है। ठीक है, और दलहन के लिए खरपतवार नियंत्रण, खरपतवारों में शाकनाशी का पूछा जाता है, याद रख लेना कौन सा शाकनाशी उपयोग किया जाता है और कैसे उपयोग किया जाता है। हैं, देखिए फ्लूक्लोरेलिन अपन उपयोग करते हैं दलहनों में, बहुत टाइम से उपयोग किया जा रहा है। इसको कब किया जाता है, बुवाई से पहले, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्लूक्लोरेलिन दलहन में शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कौन से समय या किस समय पर उसको उपयोग किया जाता है, तो बुवाई से पहले। बाकी जो मैंने आपको बताया पेंडिमिथालिन है, अंकुरण से पूर्व। ठीक है, मेट्रीबिजून आप याद कर लो, वो भी अंकुरण से। तो ये 2-3 शाकनाशी है, स्पेशल शाकनाशी, जो कि दलहन में खरपतवार नियंत्रण हेतु है जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रोग और कीट, कुछ रोग और कीट जो प्रमुख रोग कीट हैं, मटर का पाउडरी मिल्ड्यू है रोग, वह कीट। ब्लाइट रोग है, झुलसा एस्कोकाइटा द्वारा होता है। ये रोग और कीट किसके समान लगते हैं, मटर के समान ही इसमें लगते हैं। फसलों का आप कॉमन में लिखाए जा रहा हूँ, को याद कर लेना, जैसे खरीफ का एक का लिखा दिया, रबी का इसका लिखा दिया। चने का थोड़ा सा अपना डिफरेंस आएगा, मैं 1-2 का मैं बता दूंगा क्या क्या डिफरेंस, वो आज ही बता देंगे। तो ये हो गया आपका जलवायु, ये सारी चीज़ें किसकी हो गई, मशहूर की। ठीक है, कटाई और कब करते हैं, कटाई कब की जाती है, लगभग 20 से 25% नमी होने पर। और भंडारण कब करते हैं, अगर ऐसी दलहन फसल जिसमें फलियां गुच्छों में आती हैं, या तुड़ाई अलग अलग समय पर इनकी फलियां पकती हैं, तो उनको 3 या 4 तुड़ाई में भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, फलियों को तोड़कर भी निकाला जा सकता है। अब मड़ाई का काम जो करते हैं आजकल थ्रेसिंग करने लगे, पहले तो डंडों से पीट कर बैलों से किया जाता था, काम अब बंद हो गया। फिर आती है इसकी उपज। ठीक है, इसकी उपज जो है कितनी होती है, 20 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। 20 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। ये हो गया मसूर का भी चैप्टर क्लॉज। अब इसमें आप कुछ क्वेश्चन है जो जो की जाती है वैरायटी, ये वाली ज़्यादातर 830। ठीक है, और पन तेल तो आप समझ ही जाओगे, पूछ तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्रॉप की तरफ। में कोई परेशानी, सिंचाई वाला जो टॉपिक था इसमें मैंने लिखा ही दिया, पिछली फसल में कब कब करते हैं, 2 या 3 सिंचाई कब की जाती है। भाई 2 सिंचाई अवेलेबल हैं, तो पुष्पन के समय कर दो और फली बनते समय, फूल निकलने से थोड़ा पहले करते हैं। ठीक है, और एक फली बनने के समय की जाती है। अगर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो तो तीसरी सिंचाई अपन 3 सिंचाई कर सकते हैं। तो एक सिंचाई अपन जब शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं 30 से 35 बाद, तब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 सिंचाई
अधिक उपज के लिए की जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपन चना की। इसमें से क्वेश्चन आपके आ सकते। क्या हो गया भाई? भाई अपनी प्रेजेंट लगा दिया करो, नहीं तो कॉलेज की तरह अटेंडेंस लगाने के लिए ज्वाइन कर लिया और म्यूट करके रख दो। मैं देखो नुकसान किसी का नहीं है, हमारा भी नहीं होगा। तुम भी होशियार हो, आजकल किताबों से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अ, हमारा तो है ही नहीं बिल्कुल ही। नुकसान हमारा इतना सा है कि 2 घंटे आगे तुम्हें जाते हैं, थोड़ा हमारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। चलिए अटेंडेंस तो लगा दिया करो, वो तो आदत होगी, स्कूल में सब लोग पढ़े हैं। चने की बात करते हैं तो चने का नाम क्या है? चिकपी। क्या नाम है? चिकपी बोला जाता है। और चने को ग्राम भी बोला जाता है, और चने को बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो इसके नाम जो जो हैं वो याद कर लिया करो, क्योंकि कई बार चना न दे के ग्राम दे दिए। ग्राम तो चलो आपको समझ में आ जाएगा, चिकपी कई लोगों को, बंगाल ग्राम कई लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे नाम है, जैसे मोट का लिखा है तो मैंने, कुछ लोगों को पता नहीं होगा ड्यू बीन क्या होता है, ठीक है। अरे भाई राजमा का है, किडनी बीन राजमा को बोलते हैं, मोट को बोलते हैं ड्यू बीन, कई लोगों को नहीं पता होगा। ऐसे कॉमन नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसी कौन सी फसल है जो ड्यू बीन के नाम से जानी जाती है, या कौन सी फसल जो बंगाल ग्राम के नाम से जानी जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, और वो गलत, ठीक है। तो अपन को लेके चलनी, ठीक है। कंपटीशन में तो क्या है, अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए तो कॉलेज ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी एडमिशन तो मिल ही जाएगा। और यहाँ ऊपर नीचे होने का मतलब है आप सिलेक्शन पार होना। ये चीज़ें हैं क्योंकि चने के बारे में या चने के नाम के बारे में बताई जाती हैं। बाकी वानस्पतिक नाम तो आप सब लोग अच्छे तरीके से परिचित हो। क्या नाम है? देखो इसकी चने की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो होती है देसी, ठीक है, तो होता है देसी चना, इसको बोलते हैं अपन काइसर एरिटीना। क्या बोलते हैं? काइसर एरिटीना। ये कोई हिंदी में गलत चीज़ लिखने में आ जाए यहाँ पे तो सही कर ले, क्योंकि उल्टा सा पड़ता है बोर्ड, कई बार लिखने में गलत आ जाती है, ठीक है। आ जाए तो मुझे कमेंट करके ही बता सकते हो आप लोग। दूसरा जो है काबुली वाला, काबुली चना। काबुली चना नाम से स्पष्ट है, काबुली क्यों रखा गया? काबुल अफगानिस्तान, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। इसलिए इसको काबुली चना बोल दिया। क्या बोल दिया? काबुली चना। का नाम भी उसी के नाम से पड़ गया, साइसर काबुलिनम। काबुलियम है, काबुलिनम है, काबुलियम, ठीक है। काबुली नम भी बोला जाता है और काबुलियम भी बोला जाता है। मैं एक कंफर्म कर ही देता हूँ ना, काबुली नम लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोलते हैं? काबुली नम। इनमें अंतर बताऊंगा, क्या अंतर है दोनों में। इसका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, कुल तो आपको पता ही है, लेग्यूमिनेसी। कुल से तो लगभग क्या है, ये चीज़ें तुम याद करके रखते हो तो पूछ। डायरेक्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर से उत्पत्ति से पूछा जाता है। कहाँ से पूछा जाता है? उत्पत्ति। और यही क्वेश्चन 2015 के सुपरवाइजर में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2015 वाले सुपरवाइजर के एग्जाम। नोट कर लेना कब ये क्वेश्चन कब पूछा था, चना की उत्पत्ति कब पूछी थी सुपरवाइजर 2015 में। तो इसका दक्षिण पश्चिम एशिया कहाँ पर माना जाता है? दक्षिण
पश्चिम एशिया उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसको दलहन फसलों का राजा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व के कुल चना के क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल है उसका 60% क्षेत्रफल भारत में है, और जो विश्व का कुल उत्पादन होता है चना का, उसका लगभग 80% उत्पादन भारत में होता है। इसलिए इसको दलहनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दलहनों का राजा। उत्पत्ति हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी दो प्रजातियों की। तो चने की दो प्रजाति कौन कौन सी हैं? देसी चना और काबुली चना। इनमें क्या क्या अंतर है? अगले पेज पे ले लेता हूं मैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो अंकुरण किस प्रकार का होता है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अधोभूमि, ठीक है। परागण, दलहन फसलों में लगभग स्वपरागण ही होता है, अरहर को छोड़ के, जिसमें ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ट्री प्लांट, और कौन सा है? लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। बात करते हैं इसकी प्रजातियों की। दो प्रजातियां हैं, देसी चना और काबुली चना। तो है देसी चना, दूसरा है काबुली चना। दोनों चने की बात करें, देखो वानस्पतिक नाम आपको मैं लिखा चुका हूँ। क्या क्या नाम है? साइसर एरिटिनम और साइसर काबुलिनम। की बात करें अपन गुणसूत्रों की, तो 2n बराबर इसमें होते हैं 14, और 2n बराबर इसमें होते हैं 16। ये याद रखना होते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, इसका देसी चने का, वो भारत माना जाता है, और इसको भारत में ही उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। का उत्पत्ति स्थान होता है अफगानिस्तान। वहाँ पर है अफगानिस्तान। बीज के रंग और आकार की बात करें, तो बीज का रंग कैसा होता है? बीज का रंग भूरा व हल्का पीला होता है। वह आकार छोटा होता है। ठीक है, आकार कैसा होता है? छोटा। इसकी बात करें अपन, तो इसके बीज का रंग होता है सफेद। यह बीज का आकार बड़ा होता है। इसमें शाखाएं अधिक निकलती हैं। किसमें? देसी चने में शाखाएं अधिक निकलती हैं। और इसमें शाखाएं कम निकलती। ये इसकी जो उपज है वो थोड़ी सी है
ज़्यादा होती है, काबुली चने से देसी उपज ज़्यादा होती है, शाखाएं कम निकलती है। बात करते हैं एक और डिफरेंस है इन दोनों में, एक बीज सूचकांक निकाला जाता है। तो इनका जो बीज सूचकांक होता है मतलब 100 बीजों का भार, तो इसके 100 बीजों का भार बीज सूचकांक कितना होता है? 140 से 259 ग्राम कितना होता है? बीज सूचकांक कितना होता है इसका? 140 से 259 ग्राम, 140 से लेके 259 ग्राम क्या होता है इसका बीज सूचकांक। ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। हाँ, 150 से 250 याद रख लो। इसकी बात करें अपन तो इसका जो बीज सूचकांक होता है वो कितना होता है? 260 से 450 ग्राम। इसका सीड बड़ा होता है। आपको मैंने पीडीएफ शायद कल नहीं भेजा था, आज भेज दूंगा। ये जो सीड इंडेक्स या परीक्षण भार और बीज सूचकांक जो भी है फसलों का, लगभग सब फसलों का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो याद करिए, सबको मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों को भी सबको मिलेगा, आ जाएगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इसका कितना होता है? 260 से 450 ग्राम। तो इसमें ये जो मेजर अंतर है दोनों में, ये अंतर पाया जाता है किसमें? देसी में और काबुली चने में। देसी चने में और काबुली चने का अंतर पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चने की जो पत्तियां होती हैं में जो खटास पाई जाती है वो किसके कारण? आपने कभी देखा होगा चने का खारापन होता है, खारापन या खट्टी लगती है, या जो खटास पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है? इसकी पत्ती में मैलिक अम्ल पाया जाता है 90 से 96%। हाँ, 90 से 96%। और दूसरा एक और पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि 4 से 10% तक पाया जाता है। इन दोनों के कारण उसकी पत्तियाँ या पत्तियों में खटास होती है या खारा, खाने में कैसी लगती हैं? खारी लगती है। चने की पत्तियाँ कैसी होती? क्या हो गया? बातें नहीं। चने की पत्तियों में लिख लीजिए, चने की जो में खटास किसके कारण होती है? खटास मैलिक अम्ल कहा जाता है। मात्रा तो पूछेंगे 90 से 98, मात्रा नहीं पूछे, 90 से 98। एक और कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल के कारण खटास पाई। अम्ल के कारण, और ऑक्जेलिक अम्ल कितना होता है? 4 से 10%। बाकी बात करें तो ये रबी दलहन, देखो सभी दलहनों की भी बात करें तो चना प्रमुख दलहनी फसल है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इसका भारत में। सर्वाधिक रूप से दलहन में प्रथम स्थान कौन सी फसल का है? तो चना का। इसके बाद आता है अरहर का। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर रबी में प्रमुख दलहन है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, चना है। अगर खरीफ में कौन सी दलहन है तो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वो है अरहर। अरहर सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछ सकते। ठीक है, सिलेबस में होगा वही पूछा जाएगा। तो चने की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है किसका? विश्व का कुल चने का क्षेत्रफल, उसका लगभग 60% क्षेत्रफल भारत में, और उत्पादन कितना है? 80%।
60 से 65% क्षेत्र है। देख लीजिए विश्व के कुल चने ट्रिपल का 60 से 65% क्षेत्र में और कुल उत्पादन का 80% चना उत्पादन इस केस को क्या दलहनों का राजा कहा जाता है। याद रख लेना, ऐसे कोई मोटा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, दलहनों की भारत की प्रमुख फसल है। दलहनों में भारत की प्रमुख दलहन है। जिसका सभी दलहनों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। लिख लेना, सभी दलहनों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर कौन सी है, लिख लेना। दूसरे स्थान पर अरहर है। याद रह जाए, कोई बात नहीं, आए नहीं आए। दूसरे स्थान पर कौन सी है? दूसरे स्थान पर अरहर है। फिर बात करते हैं इसकी महत्व की। तो इसका महत्व का क्वेश्चन आता है भैया। चलें आगे। पोषक वैल्यू या पोषक मान में के लिए दालों के रूप में उपयोग किया जाता है। के भूसे को चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या पशु चारा अच्छा चारा मानते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। दलहनों के लिए क्या होता है ना, दलहनों का, और पशु अच्छे चाव से खाते हैं। ठीक है, बहुत फायदे करती हैं दलहन। इसलिए कहते हैं एक साल दलहन उगाओ, दूसरे साल आप धान्य फसलें उगाओ। तो मृदा को भी सुधारती हैं, नाइट्रोजन का भी उत्पादन करती हैं, प्रोटीन का मात्रा भी बढ़ जाती है दलहनों में, खाद्यान्न अपने पदार्थों में। बात करें अपन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट CHO कितना होता है? ये होता है 61.5%। 61 पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 61.5%। प्रोटीन की बात करें तो इसकी प्रोटीन ज़्यादातर पूछती है, जो कि 1.1% प्रोटीन इसमें पाई जाती है। वसा की बात करें तो वसा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अन्य दलहनों की अपेक्षा। वसा कितनी है इसमें? 4.5%। इसके अलावा भी इसमें देखो क्या क्या दो तत्व पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है, नासिन पाया जाता है, सभी तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या क्या पाए जाते हैं? चने में फेरस, कैल्शियम है, इनकी या नाइसिन, क्या बोलते हैं, नाइसिन
नाइसीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती। कि जो अंकुरित पत्तियां होती हैं, अंकुरित पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। लिख लेना, चने की अंकुरित पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है। क्या बोलते हैं विटामिन सी पे? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन में पाया जाता है चने की अंकुरित पत्तियों में। क्षेत्रफल और उत्पादन की अगर बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन में भारत में, वैसे भारत में ही सर्वाधिक क्षेत्र, लेकिन कौन है प्रथम स्थान पर? मध्य प्रदेश में का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान का, भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है किसके क्षेत्रफल उत्पादन में? चने के। लिख लेना, भारत में राजस्थान का चना के क्षेत्र व उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा? द्वितीय स्थान है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन पर है? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में। राजस्थान में सर्वाधिक चना का क्षेत्रफल व उत्पादन चूरू में होता है। राजस्थान में चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन जिले में। कहाँ पर है? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जलवायु की। ठीक है, जलवायु। किस प्रकार की जलवायु? अभी सीजन की फसल है भाई, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। रबी सीजन की फसल है, इसके लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता। कैसी? ठंडी एवं शुष्क। अगर अधिक ठंडी और नम जलवायु होगी तो वहाँ पर चना नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसी जगह पर पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है, और चना पाले के प्रति अधिक संवेदनशील फसल है। वैसे तो इसको कम नमी वाले क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में आसानी से उगा सकते हैं, और असिंचित या सिंचित क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। और जो रबी के मौसम में मावट होती है उसके आधार पर भी इसको उगाया जाता है। एक आध पानी बरस जाता है तो चने की फसल हो जाती है, ठीक है ना। एक पानी की फसल में भी चना आसानी से
निकालते हैं। क्या होता है, पुष्पों के जो पुंकेसर होते हैं वो चिपक जाते हैं। उसके चिपकने के कारण उन्हें परागण नहीं हो पाता है। परागण नहीं होने के कारण फूलों में क्या नहीं बन पाते, बीज या फली नहीं बन पाती, इसलिए इसका उत्पादन कम हो जाता है। ये जो फूल फ्लावरिंग टाइम पर, पुष्पन के समय में बरसात हानिकारक है। आगे बात करते हैं तो कौन सी सीजन की फसल है। हाँ, रबी सीजन की मौसम। चने को असिंचित एवं बैरानी क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। ऐसे असिंचित हम बारानी क्षेत्र उगाया के उचित वृद्धि एवं विकास के लिए 20 से 25 तापमान उपयुक्त माना जाता है। 20 से 25 वृद्धि एवं विकास के लिए 20 से 25 डिग्री में इसको उगाया जाता है। कब उगाया जाता है? उगाया जाता है। फिर बात करते हैं पाले की। पाला इसके लिए है, पाले के प्रति संवेदनशील पॉइंट का भाव किया जाता है। पाले के हो गई इसकी जलवायु। ठीक है, बात करते हैं मृदा की। ठीक है, तो मृदा चने के लिए दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन एल्यूवियल मृदा या बलुई दोमट मृदा जिनका पीएच 6 से 8 के बीच का है, मृदाओं में इसकी खेती आसानी से जा सकती है। दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ये मृदा का कोई विशेष तो क्वेश्चन बनता नहीं है। गाँव का आएगा अपना सॉइल वाले टॉपिक में कार का। खेती के लिए ट्यूबियल कम बलुई दोमट जल निकाल, देखो जल निकाल तो सब आवश्यक। जल भर आपकी समस्या
अगर इसमें हो गई तो इसमें बिल्ट की डिजीज लग जाएगी, क्योंकि बिल्ट का प्रकोप सबसे ज़्यादा इसमें होता है। दोमट एलुवियल एवं बलुई दोमट मृदा का पीएच मान 6 से 8 के बीच होता है। उपयुक्त मानी जाती है। दोमट या बलुई का पीएच मान 8 होता है उपयोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट बीज दर लिख। देखो देसी चने की बात करें अपन, दोनों चने हैं, देसी और काबुली चने। देसी चने की बीज 8 से 8 से अगर देसी चने को देर से बुवाई की जाए, अब देर से बुवाई की थी वो तो 90 से 100 90 असिंचित क्षेत्रों में अगर देसी चने को उगाया जाता है, ऐसी असिंचित क्षेत्र असिंचित 80 ग्राम रख काबुली काबुली चने की दर कितनी? काबुली चने की 80 से 100 किलोग्राम के, जिसके बीज का आकार थोड़ा बड़ा होता है की दर है। के लिए जो प्लांटिंग तो लगभग दलनों में 30 सेंटीमीटर रखते हैं, 30 40 या 45 सेंटीमीटर फैलने वाली होती है। 10-30 अब ध्यान देने की बात है यहाँ पर, ये चने के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो। जैसे अगर चने की गहराई अधिक गहराई में बुवाई करते हैं तो क्या होता है, असिंचित तत्व या जल का अवशोषण को कर लेते हैं। ठीक है, असिंचित क्षेत्रों में गहराई अधिक रखी, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि नमी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। और जो सामान्य गहराई रखी जाती है कि वो 6 से 8 सेंटीमीटर में क्या जाता है, चने गहराई में बोया 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता है। लेकिन ऐसे पर असिंचित या पानी की उपलब्धता नहीं है, 8 से 10 गहराई में उगाया जाता है या उगाया जाता है, ताकि अधिक मात्रा में मृदा नमी को, ठीक है, तो गहराई का थोड़ा सामान्य सामान्य गहराई कितने की सामान्य बुवाई
60 सेंटीमीटर में चीज को बोया जाता है। सिंचित क्षेत्र क्षेत्रों में मृदा नमी का अधिक उपयोग करने आठ से 10 सेंटीमीटर गहराई में की इनके जो बुवाई का समय क्योंकि चने की बुवाई कर देते हैं, बुवाई करने पर बेल्ट की समस्या रोग होता है, एक समस्या। और चने की पचेती बुवाई करते हैं तो उसमें फली छेदक कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस बचने के लिए इसकी जो बुवाई करते हैं वो अक्टूबर के दूसरे एवं तीसरे करनी चाहिए। कब करनी चाहिए बुवाई? अक्टूबर के दूसरे एवं सप्ताह में बुवाई करनी है। अक्टूबर का दूसरा व तीसरा का मैदानी क्षेत्रों मैदानी क्षेत्र और दूसरा का युक्त माना जाता है बुवाई के का वह सब। अब इससे आगे पीछे अगर बुवाई करते हैं तो कई समस्याएं आती हैं। क्या होता है? कौन सी समस्या आ जाती है? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर जल्दी बुवाई कर देंगे तो बिल्ट रोग लग जाएगा, लेट बुवाई करेंगे तो फली छेदक कीड़े का प्रकोप अधिक होता है, क्योंकि उसमें उस समय क्या हो जाता है, वो का टाइम आ जाता है, हाइबरनेशन दिन का टाइम होता है। ठीक है, लेट बुवाई करने पर अधिक प्रकोप करता है। तो चने की जल्दी बुवाई करने जल्दी या अगेती, क्या बोलते हैं, अगेती करने का रोग का प्रकोप अधिक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर चने की पचेती बुवाई करते हैं, चना की पचेती बुवाई या देर से बुवाई, पचेती बुवाई कह सकते हैं, देर से बुवाई करने पर फली छेदक पॉड बोरर, फली छेदक कीट का प्रकोप
एक होता है। इन दोनों समस्याओं से बचने के लिए जो उचित समय दिया गया है बुवाई का, वह अक्टूबर का वह तीसरा सप्ताह। कहते हैं इन दोनों समस्या से बचा जा सकता है। फिर भी अगर आ जाते हैं तो बचने के उपाय तो अपना ही जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका चने का बुवाई का समय, बुवाई से संबंधित। फिर इसका जो बीज है उपचारित करके बोना बहुत आवश्यक है चने के बीज। ठीक है, जो बेल्ट रोग है वो क्या है, मृदा जनित रोग है, मृदा जनित। इसके जो बीजाणु, कवक के बीजाणु हैं मृदा में पाए जाते हैं। जैसे ही बीज को बोया जाता है, अगेती फसल बोई जाती है, तुरंत प्रकोप बचने के लिए अपन क्या करते हैं, बीज उपचार किया जाता है। क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं। और बीज उपचार किस क्रम में किया जाता है, बीज उपचार का उपयुक्त क्रम है एफ। एफ का मतलब हो गया फंजीसाइड। फंजीसाइड लेते हैं बाबिस्टीन, @ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। ठीक है, फिर अपन क्या लेंगे, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में क्या लेते हैं, चने में दीमक लगता है, दीमक लगता है, मेलाथियान सकते हैं। मेलाथियान की जगह क्लोरोपाइरीफॉस ज़्यादा प्रभावी का है। क्लोरोपाइरीफॉस कितना लेते हैं, 2 से 4 ml ले सकते हो या 4.5 ml तक ले सकते हो प्रति किलोग्राम बीज। फिर आता है आर। देखो यहाँ इनका भी लिख देता हूँ, कवकनाशी। ठीक है, कीटनाशी, फिर राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम के 3 पैकेट। 3 पैकेट प्रति हेक्टेयर में जो बीज उपयोग किया जाता है उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रति हेक्टेयर बीज। हेक्टेयर में जो बीज उपयोग करते हैं उसमें 3 पैकेट लगाए जाते हैं, बीज को उपचारित करके रह जाता है। बात करते हैं अपन चने के आगे प्रमुख किस्म के बारे में। या उससे पहले मैं बता देता हूँ इसकी सिंचाई के बारे में। सिंचाई तो नॉर्मल है, दलहन फसल में आपको बताया है। देखो चना ऐसी फसल, ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ भी है। इस बार मैंने अपने राजस्थान सरकार द्वारा एक किसान ने डेमोस्ट्रेशन लगाया था GNG 1958 के, GNG 1958 जिसका नाम मरुदर भी है, किस्म का डेमोस्ट्रेशन लगवाया था। यहाँ उदयपुर का गाँव है, 25 बीघा में उन्होंने एक सिंचाई करी थी, बल एक सिंचाई, चना निकला था। उन्होंने 4 से 5 क्विंटल एक बीघा में निकाला। 4 से 5 क्विंटल कितना हो गया, 16 से 20 क्विंटल एक है, एक ही सिंचाई में। और ना कोई उन्होंने कीटनाशी डाला, ना कुछ फर्टिलाइजर डाले, कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, उपज अच्छी है। एक सिंचाई थी
ठीक है। सिंचाई में अगर बात करें, अगर 3 सिंचाई है तो 3 सिंचाई हमें कब कब करनी, अगर 3 सिंचाई है 3 समय करनी चाहिए। अब प्रथम सिंचाई करते हैं हम बुवाई के 35 से 35 दिन बाद। कब करते हैं? दिन बाद। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रांच से शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं। की खेती, ना की खेती, ना की फल में 3 असिंचित एवं बैरानी सिंचाई के भी उगाया जाता है, या मावट के पर भी इसकी फसल निर्भर होती, मतलब ऐसे क्षेत्र पानी की उपलब्धता नहीं होती तो भी बो देते हैं। अगर मावट पड़ गई तो चना हो जाएगा, तो नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो असिंचित बैरानी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा के ऊपर भी इसको उगाई कर दी जाती है। असिंचित बैरानी क्षेत्र फल सिंचाई में ही तो लिख लेना। पुष्पन के समय, पुष्पन के समय हानिकारक होती है। सिंचाई के लिए जो क्रांतिक अवस्था है, ठीक है। प्रथम सिंचाई कब करते हैं? शाखाएं निकलते करते हैं, शाखाएं निकलते। और ये कब निकलती हैं? बुवाई के 30 से 35 दिन बाद। द्वितीय सिंचाई कब की जाती है? द्वितीय सिंचाई करते हैं फूल निकलने से पहले। फ्लावरिंग जो होती है ना उसके तुरंत पहले, ये कब होती है? 55 से कब निकलते हैं? 55 से 60 दिन बाद। कब? बुवाई के 55 से 60 दिन बाद सिंचाई की जाती है। कब करते हैं? तृतीय सिंचाई, अगर 3 सिंचाइयों की उपलब्धता हो 3 सिंचाई कर सकते हैं, दो या एक सिंचाई में भी की जा सकती है। कली बनते समय ये आती है 85 से 90 दिन बाद। बुवाई के कितने दिन बाद? 85 से दिन बाद। सिंचाई की विधियां, जो पास पास बोई जाने वाली फसल है, स्वपरागित फसलों को पास पास नहीं उगाया जाता है, क्यारी विधि उपयुक्त मानी जाती है। याद रख लेना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बिठाना पड़ेगा हर
पास पास जिनमें उगाया जाता है, जो अधिक ऊंचाई वाली हैं जिनको मेड़ों पर उगाया जाता है उनके लिए कूड़ विधि अपनाई जाती है, विधियाँ ही ज़्यादा अपनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब प्रमुख किस्मों की तरफ। इसमें कुछ एक आध पूछ आती हैं, बहुत सारी किस्में। दोनों चने की अलग अलग हैं, काबुली चने की और देसी चने की। तो किस्म अपन पहले बात करते हैं देसी चने की किस्म। आती है जी, जो मैंने, चलो पहले उसको ही बता देता हूँ, 1958। जब राजस्थान सरकार द्वारा प्रदर्शन पर किसानों को दी जाती है, ठीक है, किस्म GNG 1958 मिनी पैकेट जो है बीज के मिनी पैकेटों में भी करके दी जाती है। इसका मरुधर भी नाम, मरुधर नाम है, अधिक उपज वाली किस्म। लगभग कितनी उपज निकल जाती है? 25 टन प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जाती है। एक लाइन और लिख लेना, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को दर्शन हेतु की जाती। दर्शन का मतलब होता है फील्ड क्षेत्रों में लगाते हैं और दिखाते हैं कि भाई हमने ये किस्म जो सरकार से ली थी उसका देखिए कितना उत्पादन हुआ है, तो डेमोस्ट्रेट। मेरा GNG 663 गवर्नमेंट पे खरीद दो या कहीं भी बेच सकते, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट बेच सकते हो, कहीं भी बेच है। सरकार के कांटे लगते हैं ना, उस पर बेचो आप, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कांटे पे बेचो, समर्थन मूल्य पे बेचते हैं ना। बहुत महंगी हुआ, अगर इसके मिनी पैकेट्स आते हैं तो वो तो फ्री आते हैं, लेकिन प्रदर्शन में इससे फीड जो है महंगा आता है, लगभग 75 किलो का पड़ जाता है, 100 ग्राम 75 किलो। अभी जो पिछले साल मैंने भी बंटवाया था, ठीक है, 75 किलो में किसान लेके भी आए थे। अब उनको फ़ायदा क्या हुआ? देखो, एक तो कम पानी में उत्पादन हो गया, उसके पास बीज भी बन गया, ठीक है, उस बीज को वो बेच के भी वो पैसा वापस कमा सकते हैं और आगे उस बीज को बुआई के लिए काम। आगे लिखिए GNG 63, का नाम है वरदान। क्या नाम है? वरदान। GNG 1581, दोनों सिंचित क्षेत्र। GNG 1581 का नाम है, गणगौर नाम से भी। दोनों को सिंचित क्षेत्र के उगाया जाता है, क्षेत्रों हेतु उगाई जाने वाली है। एक और है इनकी GNG 470, और 69, जिसका नाम है सम्राट। क्या बातें हो गई भाई, आवाज कैसे आ रही? ये भी सिंचित क्षेत्रों में, ये तीनों जो GNG किस्में हैं, तीनों क्षेत्रों में ठीक है। सम्राट
ICCC2 कम समय में पकने वाली। ICCV10 नाम है प्रगति। RSG 974 RSG की जो है वो भी इसमें आती है। RSG 974 RSG सीरीज की सारी किस्म RSG 974। RSG2 तो किरण के नाम से भी जाना जाता है, किरण के नाम से भी जाना जाता है। अगेती बुवाई एवं असिंचित क्षेत्रों। हाँ, ये वाली उक्टा के प्रति भी प्रतिरोधी है। बहुत सारी किस्में हैं बेल्ट के लिए प्रतिरोधी। जो सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है उक्टा के प्रति दिखाता हूँ, वो अवरोधी है। RSG 902 जबकि इसका सहनशील है। सूखा और एवं उक्टा दोनों के प्रति उक्टा रोग के प्रति याद कर लेना। मुझे ही मुश्किल से 2-4 किस्में याद हो पाती हैं, 2, 5, 10 जो मुख्य किस्में। ठीक है, अभी मैं हाईलाइट कर लूँगा तो तुम याद कर लेना। बाकी सारी कर सको तो कर लेना, क्योंकि किस्में किसी को भी इतनी जो फसलों की मैं लिखा रहा हूँ आपको या किसी को याद नहीं होती। सारी किस्में मुख्य किस्में सारी किस्में बताऊँगा भाई, कोई नहीं रहेगी। ठीक है, इसको अरुणा के नाम से भी जानते हैं और फलीचेतक के प्रति भी। हाँ, और फली छेदक जो कीट लगता है उसके प्रति भी प्रतिरोधी है। फिर लिखिए नेक्स्ट अवरोधी। अवरोधी ये किस्म ज्यादा पूछी जाती है। अवरोधी उक्टा के प्रति प्रतिरोधी है और इसको क्या है पछेती बुवाई के लिए उपयुक्त माना जाता है।
ज़्यादा प्रभाव डालता है चने। आइए 235 की 235 असिंचित क्षेत्रों के लिए और कचेती बुवाई हेतु ये भी उपयुक्त मानी जाती है। जल्दी बुवाई कर देंगे अवरोधी तो ये अब रहेगी असिंचित क्षेत्रों में की 235 फिर पूसा 256 ये भी पूछी जाती है, इसको हाईलाइट कर लेना। ये इनको तीनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये तीनों किस्म तो याद कर ही लेना। कौन सी? पूसा 256, इसका नाम है बीजी बंगाल ग्राम 256। ये भी असिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। और असिंचित क्षेत्रों के लिए RS10 और RS11 भी आती है। चने को अधिकतर असिंचित क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, क्योंकि जब पानी कम बरसता है या कम नहीं होती तो मावट के आधार पर, अगर मावट हो जाए तो फसल हो जाती है। फिर अन्य किस्मों में दयोद येलो, राधे पूसा 209 209 209 दयोद येलो, राधे 209 चाफा है देसी चने की, और अर्पणा देसी चने। अब आप बात करते हैं काबुली चने की। अभी तो काबुली भाई बाकी है, काबुली वाला है, उसकी तो कमी है। मैं K4 और K5 और गौरव, K4 K5 गिरनार, गौरव, सदाबहार 104 104 L 550, हाँ L 144, ठीक है। इसकी काबुली चने L 144 भी बहुत ही, ठीक है। ये तो टाइम बाकी है तो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, किस्मों के बाद अपन बात करते हैं इसका। देखो, चने में एक स्पेशल क्रिया की जाती है, उसको कहा जाता है निपिंग या टॉपिंग। क्या कहा जाता है?
निपिंग या टॉपिंग। क्या होता है निपिंग? देखो, जब फसल, चने की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है, बुवाई के 30 से 35 दिन बाद या 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट होने पर, ऊंचाई होने पर उसकी ऊपरी शीर्षक भाग को हटा दिया जाता है या शीर्षक कलिका को हटा दिया जाता है, जिससे चने की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है। वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है और पुष्प एवं फल अधिक मात्रा में लगते हैं। इसलिए चने में क्या किया जाता है? निपिंग या टॉपिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में पुष्प एवं फल लग सकें। ठीक है, सहायक ब्रांचेज वृद्धि करेंगी, वानस्पतिक वृद्धि हाइट रुक जाएगी। क्यों? कि अगर ऊपरी कली का या शीर्षक भाग को काट देते हैं तो उसमें क्या है, जो पार्श्व वाले भाग ज़्यादा वृद्धि करके उनमें फल एवं पुष्प किसमें लगते हैं? चने की पार्श्व जो शाखाएं होती हैं उनमें अधिक मात्रा में फल एवं फूल लगते हैं। ठीक है, तो उसके हैं, हाँ, पशुओं के इस निपिंग की या टॉपिंग की जो क्रिया है उसमें क्या करते हैं, भेड़ों के झुंड को भी गुजारा जाता है, तो ऊपरी भाग को आते हुए निकल जाती है, तो वो क्या हो जाती है? सेल्फ टॉपिंग या निपिंग हो जाती है। किसके द्वारा? भेड़ों द्वारा। इसके लिए एक केमिकल भी आता है जिसका नाम है टीबा। टीबा 75 ppm का छिड़काव करके अपन इसको निपिंग रासायनिक विधि द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो निपिंग क्या होता है समझ में आ गया। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक तो क्वेश्चन निपिंग की क्रिया किसमें करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कब करते हैं, बुवाई के 30 से 35 दिन बाद। अगर ऐसे भी नहीं पूछा जाता तो कितनी ऊंचाई पर करते हैं, तो 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। केमिकल कौन सा उपयोग कर सकते हैं, तो वो लिख लीजिए। निपिंग में क्या लिखना है? चने की बुवाई के, चना की बुवाई के 30 से 35 दिन बाद या 15 से 20 सेंटीमीटर पौधों की ऊंचाई होने पर पर ऊपरी शीर्षक भाग को, पौधों के किसके? पौधों के ऊपरी शीर्षक भाग को भाग या ऊपरी कली का जो होती है उसको हटा दिया जाता है। भाग को हटा दिया जाता है, कहलाता है निपिंग या टॉपिंग कहलाता है। इससे क्या लाभ होते हैं? देखो, क्या क्या लाभ होते हैं या क्या होता है, तो पौधों की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है। हाँ, वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है। हाइट मतलब हाइट नहीं बढ़ती चने की, ठीक है, पार्श्व शाखाएं ही निकलती हैं एवं अधिक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं।
जिनमें अधिक मात्रा में फूल व फल लगते हैं। अधिक मात्रा में फूल व फल लगते हैं। अब ये किससे किया जाता है? तो भेड़ के झुंडों को चने की फसल से गुजार कर भी क्रॉपिंग की प्रोसेस की जा सकती है। और केमिकल द्वारा, केमिकल क्या नाम है? टीबा केमिकल द्वारा किया जा सकता है। टीबा का पूरा नाम क्या है? ट्राइडॉल ब्यूटारिक एसिड। कीजिए, किसके द्वारा की जाती है? मैं टॉपिंग ओके। रासायनिक टॉपिंग का उपयोग करते हैं एट द रेट 70 का भाग किया। टीबा का पूरा नाम आई डायरेक्ट ये तो हो गया चने क्रिया की जाए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। चने में खरपतवार या खरपतवार, चने का सबसे प्रमुख जो खरपतवार है वो कौन सा है? प्याजी। प्याजी सबसे ज़्यादा लगता है। इसके अलावा कई रवि सीजन के खरपतवार हैं, जैसे मोता, बथुआ, कृष्ण नील, लटजीरा, इत्यादि ये खरपतवार इसमें लगते हैं। नियंत्रण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? फ्लूक्लोरेलिन, ब्रैकेट में लिखता हूँ PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, बुवाई से पूर्व। ठीक है, कितनी मात्रा ली जाती है? 0.5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट मात्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई पूर्व में मिश्रित की जाती है। करते हैं कि कभी किसान करते ही नहीं है। फिर पेंडी मितालिन उपयोग कर सकते हैं। किसान कब करते? हाँ वही वैसे रेड नेम अभी तक याद नहीं करे क्या? नहीं किए होंगे, कितने नहीं करे। साइन वाले तो भूल गए, अब करना ही क्या है, पढ़ लेना। खरपतवार का पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन टपकेंगे, आते ही हैं हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं खरपतवार। और क्या, पेंडी मितालिन की मात्रा भी अपन काम में लेते हैं। कितना लेते हैं पेंडी मितालिन? सोयाबीन में भी लेते हैं।
पेंडिमिथालिन को दलन और तिलन दोनों में लेते हैं। इसकी 600 ml मात्रा को प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जाता है। अब हेक्टेयर में जो 600 लीटर का घोल बनाते हैं उसमें 600 ml मात्रा मिला दो तो खरपतवारों से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो हो गया खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन रोग और कीट के तरफ। चने में जो कीट रोग लगते हैं, प्रमुख रोग, उसमें 3 प्रमुख रोग लगते हैं। गेरू रोग को रस्ट कहा जाता है, उकटा रोग विल्ट कहते हैं, और अंगमारी या झुलसा रोग को ब्लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं चने के प्रमुख। तो सबसे पहला है गेरुई रोग। कौन सा? गेरुई को बोलते हैं रस्ट डिजीज, कवक के द्वारा होती है। कवक है यूरोमाइसिस। का नियंत्रण कांटावैक्स से बीज उपचार, रेट 3 ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, नंबर 2 में जो रोग लगता है उकटा, जो सर्वाधिक रूप से लगता है, विल्ट। ये भी कवक के द्वारा लगता है। कवक का नाम है फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पीसीज ट्राइसेरी। इसके लिए प्रतिरोधी किस्म अवरोधी को उगा सकते हैं। और उकटा के नियंत्रण के लिए क्या उपयोग करते हैं? बीज उपचार करना है तो थायरम या कैप्टाइन द्वारा बीज उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा अवरोधी प्रतिरोधी मैनकोजेब का छिड़काव किया जा सकता है। काविस्टीन, थायरम या कैप्टाइन द्वारा ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से का बीज या फिर मैनकोजेब की 0.3% मात्रा का छिड़काव किया जाता है। नंबर 3 पर जो रोग आता है वो आता है इसका अंगमारी या जुल्फ। नहीं, ये जीवाणु से नहीं, ये भी कवक से होता है। ये भी किसके कारण होता है? कवक के कारण। और इस कवक का नाम है एस्कोकाइटा रेबी। क्या नाम है? एस्कोकाइटा रेबी। इसके नियंत्रण के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर काम में लिया जाता है।
बोर्डेक्स, सम्मिश्रण लेते हैं बोर्डेक्स का 4 क्या हुआ चीना 4 भाग, कॉपर सल्फेट 4 भाग, 50 गैलन पानी लेते हैं, जिससे मिश्रण तैयार किया जाता है। या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3 का छिड़काव कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव। ये हो गए इसके तीनों रोग। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख कीटों की। तो इसमें 3 कीट प्रमुख रूप से लगते हैं, फली छेदक, कटवर्म और दीमक। ठीक है, फली छेदक बहुत हानिकारक कीट है, जो कि मटर में भी लगता है, चना में भी लगता है, ठीक है, कपास में भी लगते हैं। आगे बात करते हैं। फली लिखा है एक, पहला कीट कौन सा है? फली छेदक, कोड बोरा। क्या नाम है? का नाम पूछा जाता है, याद कर लेना है तो का जो मैं छेद करके दाने को खा जाता है। नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं? HANPB कितना 250 से 450 एलई प्रति हेक्टेयर उपयोग कार्बल। वायरस का सस्पेंशन है, उसको उपयोग किया जाता है। जैविक नियंत्रण ही है उसका। तो कोवैक्सीन बनाई गई है ना कोरोना के लिए, कोरोना का वायरस, डेड वायरस लिया गया है उसमें। ऐसे ही इनको वायरस के द्वारा, वायरस कैसे करते हैं, ये वायरस क्या करता है कि जो लार्वी होती है, अंडे होते हैं, उन पर ग्रो करता है, बढ़ता है। ये सब वैज्ञानिकों का कमाल है भाई। माइक्रोस्कोप दिए होते हैं ना, उसमें सब दिखता है। माइक्रोस्कोप में सब दिखाई देता है, सब निकलते हैं, हर चीज। लैबों में सब निकाली जाती है। इसका केमिकल नियंत्रण कल क्या लिखा है था मैंने, किससे करेंगे? रसायन किससे? मोनोक्रोटोफास, अच्छा, इसका उदाहरण है। एक से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर। दूसरा कीट लिखिए इसका, कटवर्म। ये भी नर्सरी अवस्था का कीट, प्रारंभिक अवस्थाओं में फसलों को, ऊपरी भाग को काटकर नष्ट कर देता है। कटवर्म, एग्रोटिस एप्सिलॉन। क्या नाम है? एग्रोटिस एप्सिलॉन। में लगता है नर्सरी या छोटी अवस्था वाले पौधों को नुकसान
के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट का छिड़काव किया जाता है। मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर छिड़काव की जाती है। नंबर 3 पर जो कीट आता है वो आता है दीमक, जिससे आप भली भांति परिचित हो। ओडेंटो टर्मिस ओवेसस, नियंत्रण आपको पता ही है। और फायरी फॉस्की 450 ml मात्रा सिंचाई जल के साथ प्रति हेक्टेयर की जाती है। ये हो गए इसके रोग एवं कीट। ठीक है, अब लिखते हैं अपन इसकी उपज। ऐसी उपज निकलती है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्रों में 25 टन प्रति उपज प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया आपका आज का काम। लगभग समान होती है, थोड़ी सी कम होती है काबुली चने की, ये 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, लिख लेना काबुली चने की। चलो।